वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में स्टडी करेंगे। और प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में स्टडी करने से पहले हमने एक क्लास और पहले पढ़ ली थी और उसमें हमने देखा था कि प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो दो प्रकार का होता है। एक हमें ध्यान रखना है सहज प्रतिरक्षा या इनेट इम्यूनिटी होती है, दूसरा उपार्जित प्रतिरक्षा या एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी या उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में ध्यान रखना है। उपार्जित प्रतिरक्षा होती है, यह प्रतिरक्षा कैसी होती है तो आपको ध्यान रखना है जब मनुष्य या कोई भी जीव अपने जीवन काल के दौरान विभिन्न वातावरणीय क्रियाओं के दौरान वातावरणीय क्रियाएं हैं, अन्य किसी भी प्रकार की क्रियाएं हैं, क्रियाओं के दौरान जन्म के पश्चात विभिन्न अनुभवों से प्राप्त करता है, जन्म के पश्चात विभिन्न अनुभवों से प्राप्त करता है, विभिन्न अनुभवों से प्राप्त करता है। यानी जब मनुष्य विभिन्न वातावरणीय क्रियाओं के दौरान जन्म के पश्चात विभिन्न अनुभवों से प्राप्त करता है तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा को हम क्या कहेंगे, अर्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। तो जन्म के पश्चात में प्राप्त होती है उसे अर्जित प्रतिरक्षा या उसे हम उपार्जित प्रतिरक्षा भी कहते हैं, या उसे हम क्या कहेंगे, उपार्जित प्रतिरक्षा कहा जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, इस प्रकार की प्रतिरक्षा मनुष्य को जन्म से प्राप्त नहीं होती है। ये अपने जीवन काल के दौरान विभिन्न प्रकार के अनुभवों से, विभिन्न प्रकार के वातावरणीय क्रियाओं से, सूक्ष्म जीवों से प्राप्त करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। उपार्जित प्रतिरक्षा कैसे प्राप्त होती है, ध्यान दीजिए कि जैसे भी शरीर में कोई भी आपको ध्यान रखना है कि सूक्ष्म जीव प्रवेश करता है तो सूक्ष्म जीव प्रवेश करने पर हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र एक्टिव होगा और उस प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा मुख्य रूप से हमने देखा था कि जो बी लसिका और टी लसिका कोशिकाएं होती है उनके द्वारा प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं होगी, वे क्या करेगी, एंटीबॉडी का निर्माण करेगी, प्रतिरक्षी का निर्माण करेगी। तो ये प्रतिरक्षी निर्मित होगी, किसके विरुद्ध होगी, सूक्ष्म जीव। ये किस रूप में काम कर रहा है, प्रतिजन के रूप में। तो कोई भी प्रतिजन या सूक्ष्म जीव या रोगकारी जीवाणु है वो शरीर में प्रवेश करने पर प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा प्रतिरक्षी का निर्माण किया जाता है और ये प्रतिरक्षी होती है वह शरीर को उस रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान करती है। तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा को हम क्या कहेंगे, तो आपको ध्यान रखना उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। तो ये प्रतिरक्षा हमने जीवन काल के दौरान प्राप्त की है तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा को हम क्या कहेंगे, अर्जित प्रतिरक्षा भी कहते हैं या उपार्जित प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। अब ये जो उपार्जित प्रतिरक्षा है इसकी कुछ विशेषताएं हमें अच्छे से ध्यान रखनी है। उपार्जित प्रतिरक्षा की 4 मुख्य विशेषताएं हमें ध्यान रखनी है। यानी ये प्रतिरक्षा तंत्र है वो विशिष्ट प्रकार का होता है, कुछ विशेषताएं इनकी होती हैं जो हमें अच्छे से ध्यान रखनी है। पहली विशेषता क्या ध्यान रखनी है कि ये प्रतिरक्षा होती हैं वो आपको ध्यान रखना है विशिष्ट प्रकार की होती हैं। विशिष्ट का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर प्रतिजन के प्रति विशिष्टता होती हैं। यानी पहला हमें क्या ध्यान रखना है, प्रतिजन विशिष्टता दर्शाता है। पहला हमें कौन सा ध्यान रखना है, यह प्रतिजन विशिष्टता दर्शाता है। दूसरा पॉइंट हमें ध्यान रखना है इनकी विशेषताओं में, वह कौन सा ध्यान रख सकते हैं, तो आप ध्यान दीजिए सेकंड पॉइंट हमें ध्यान रखना है स्मृति विशिष्टता, स्मृति विशिष्टता। दूसरा पॉइंट हमें कौन सा ध्यान रखना है, स्मृति विशिष्टता। तीसरा पॉइंट आप क्या ध्यान दीजिए, तीसरा पॉइंट हमें ध्यान रखना है स्मृति विशिष्टता के बाद दीर्घकालिकता, दीर्घकालिकता। और फोर्थ पॉइंट हमें ध्यान रखना है दीर्घकालिकता के बाद विभेदन, विभेदन। तो ये 4 मुख्य विशेषताएं इस उपार्जित प्रतिरक्षा की होती हैं। पहला आप क्या ध्यान दीजिए, प्रतिजन विशिष्ट होता है। यानी आपको ध्यान रखना है क्या है, ये प्रतिजन के प्रति क्या होता है, प्रतिजन के प्रति क्या होता है, विशिष्ट होता है। ऐसा नहीं है कि हर किसी जो प्रतिजन है उसके लिए एक ही प्रकार की प्रतिरक्षी का निर्माण होगा या एक ही प्रकार की अनुक्रिया होगी। हर प्रतिजन के लिए अलग अलग प्रकार से अनुक्रिया होती हैं। हमारी बॉडी के अंदर कोई भी जीवाणु, विषाणु, कवक इत्यादि प्रवेश करते हैं तो उनकी सेल वॉल पर या उनके जो बाहर की ओर उपस्थित किसी पदार्थ की विशेष से उनको पहचानते हैं हमारा प्रतिरक्षा तंत्र, और उन प्रतिरक्षा तंत्र उस प्रतिजन विशिष्ट को जो कि उस जो सूक्ष्म जीव या रोगकारी जीवाणु होता है उस पर उपस्थित होता है, उस प्रतिजन विशिष्ट को पहचान करके उनमें विभेद करता है, उनमें
भेद करता है, तो इस प्रकार की विशेषता को हम क्या कहेंगे? प्रतिजन विशेषता। यानी हमारे प्रतिरक्षा तंत्र में विशेषता होती है कि वह जो प्रतिजन होता है, जैसे सूक्ष्म जीव है, कवक है, विषाणु है इत्यादि को पहचान करके और उनका भेद कर सकता है, तो ये प्रतिजन विशेषता हो गई। क्लियर हो गया? पहला हमें ये ध्यान रखना है। दूसरा क्या ध्यान रखना है? स्मृति विशेषता। स्मृति विशेषता का मतलब ये इनका एक विशिष्ट गुण है। क्या है गुण? आप ध्यान दीजिए। जैसे कोई भी रोग है, रोगकारी जीवाणु है या कवक है या सूक्ष्म जीव है, वह हमारे शरीर में प्रवेश किया, सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश किया। जैसे ही शरीर में प्रवेश किया तो प्रवेश करने पर हमारा प्रतिरक्षा तंत्र क्या करेगा? प्रतिरक्षी का निर्माण करेगा, एंटीबॉडी का निर्माण करेगा। क्लियर हो गया? अब प्रतिरक्षा निर्माण करके और हमें क्या प्रदान करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। ये बेसिक सी बात है। ध्यान दीजिए, रोगकारी जीव ने शरीर में प्रवेश किया प्रथम बार, और प्रवेश करने पर आपको ध्यान रखना है प्रतिरक्षी का निर्माण शरीर प्रथम बार करेगा और उससे सुरक्षा करेगा। इसे हम प्राथमिक अनुक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? प्राथमिक अनुक्रिया कहेंगे। जब भी कोई रोगकारी शरीर में प्रवेश करता है उससे प्राथमिक अनुक्रिया हुई। अब यही रोगकारी पुनः प्रवेश करता है, यही रोगकारी शरीर में क्या करता है? पुनः प्रवेश करता है। तो पुनः प्रवेश करने पर आपको ध्यान रखना है, पहली बार जो प्रतिरक्षी निर्मित हुई थी, प्रवेश किया था, उस समय स्मृति सेल्स का डेवलपमेंट हो गया। किस प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण हुआ? स्मृति कोशिकाओं का निर्माण हुआ। इन पूर्व निर्मित स्मृति कोशिकाओं से, पूर्व निर्मित जो स्मृति सेल्स होती हैं, उस स्मृति सेल से इसकी क्या हो जाती है? जल्दी पहचान हो जाती है, और इसे अनुक्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं? द्वितीयक अनुक्रिया कहा जाता है। इसे हम क्या कहेंगे? द्वितीयक अनुक्रिया। प्राथमिक अनुक्रिया की तुलना में द्वितीयक अनुक्रिया होती हैं वह कई गुना तीव्र गति से होती हैं। तो इस प्रकार से ये कारण क्या है? क्योंकि हमारे प्रतिरक्षा तंत्र में प्रथम बार जब उस सूक्ष्म जीव का अटैक हुआ था, उस समय हमारे शरीर में स्मृति कोशिकाओं का निर्माण हो गया। ये स्मृति कोशिकाएं होगी, वह पूर्व स्मृति के आधार पर इनकी पहचान कर लेती हैं, जिसके कारण से उसके विरुद्ध बनी एंटीबॉडी वो तीव्र गति से कार्य करती हैं। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि इसमें एक विशिष्ट गुण उपस्थित होता है। वह गुण कौन सा है? स्मृति का गुण होता है। तो आप ध्यान दीजिए कि दूसरा विशेष गुण इसमें क्या होता है? स्मृति का गुण होता है, याददाश्त का गुण होता है। एक बार हमारे शरीर में प्रतिरक्षी का डेवलपमेंट हो जाता है तो वह लंबे समय तक बनी रहती है। तथा आप ध्यान दीजिए, तो आपको ध्यान रखना है, रोगकारी एक बार शरीर में प्रवेश करने के बाद वही रोगकारी दोबारा प्रवेश करता है तो उसमें स्मृति कोशिका, वो पूर्व निर्मित कोशिकाएं होगी, वो उसको पहचान लेती है और उस आधार पर पहचान करके उनको नष्ट कर देती है। तो ये स्मृति का गुण इसमें देखा जाता है। तीसरा गुण ध्यान दीजिए, दीर्घकालिकता। यानी एक बार प्रतिरक्षी बन गई तो वे लंबे समय तक बनी रहती हैं। एक बार प्रतिरक्षी बन गई तो क्या होगी? वो लंबे समय तक बनी रहती हैं। यदि एक बार हमारे शरीर में प्रतिरक्षी बन गई तो लंबे समय तक बनी रहती है। इसमें कौन सा गुण पाया जाता है? दीर्घकालिकता का गुण भी पाया जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। अगली विशेषता ध्यान दीजिए, वह हमें क्या ध्यान रखनी है? तो अगली विशेषता इसमें विभेदन की क्षमता होती है। यानी ये अपनी कोशिकाओं को बचाते हुए, अपनी सेल्स को बचाते हुए दूसरी कोशिकाओं को क्या करती हैं? अदर सेल्स को क्या करती है? नष्ट करती हैं। तो इस गुण को हम क्या कहेंगे? विभेदन कहेंगे। विभेदन का मतलब क्या हुआ कि यह जो प्रतिरक्षी होती हैं, यह प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी होगी या इस प्रकार की प्रतिरक्षा होती है, उसमें यह क्षमता होती है कि वो अपनी कोशिका को पहचान लेती हैं और दूसरी कोशिकाओं को नष्ट करती हैं, अर्थात अपने पराय सिद्धांत पर कार्य करती हैं। यानी अपनी कोशिका को बचाते हुए बाहर की कोशिका या दूसरी कोशिका उनको नष्ट कर देती हैं। ये एक अंग प्रत्यारोपण में भी मुश्किल खड़ा करता है। जैसे कोई हम अंग प्रत्यारोपण करते हैं तो उस समय जो बाहरी अंग होता है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है हमारी बॉडी के द्वारा। उसका कारण क्या है? क्योंकि यह केवल अपनी कोशिकाओं को पहचानती है, बाहर की कोशिकाओं को नहीं पहचानती। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है किसके बारे में? ये जो उपार्जित प्रतिरक्षा, उनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं? प्रतिजन विशेषता होती है, स्मृति विशेषता, दीर्घकालिकता और विभेदन की क्षमता होती है। तो ये चार मुख्य विशेषताएं हमें ध्यान रखनी है जो किसकी होती है? इस प्रतिरक्षा या उपार्जित प्रतिरक्षा की होती हैं। अब ध्यान दीजिए, उपार्जित प्रतिरक्षा होती है वो दो प्रकार की होती हैं। उपार्जित प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होगी? तो आप ध्यान दीजिए, दो प्रकार की होती हैं। एक होगी, आपको ध्यान रखना है, उपार्जित प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती हैं। पहला ध्यान दीजिए, सक्रिय प्रतिरक्षा, सक्रिय प्रतिरक्षा। और दूसरी हमें कौन सी ध्यान रखनी है? निष्क्रिय प्रतिरक्षा। दूसरी हमें कौन सी ध्यान रखनी है?
निष्क्रिय प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा दो प्रकार की हो सकती है, एक सक्रिय प्रतिरक्षा और दूसरी कौन सी होती है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा होती है। पहली ध्यान दीजिए सक्रिय प्रतिरक्षा, उसमें आप क्या ध्यान दीजिए कि इस प्रकार की प्रतिरक्षा होती है, उसमें क्या करते हैं कि कोई भी, जैसे आपको ध्यान रखना है, जब हम क्या करते हैं, या तो रोगकारी जीव की सूक्ष्म मात्रा, जीव की सूक्ष्म मात्रा, रोगकारी जीव की वह भाग जो कि रोग उत्पन्न करता है उसकी बहुत कम मात्रा लेते हैं, और बहुत सूक्ष्म मात्रा जो कि रोग उत्पन्न करने की क्षमता नहीं हो उसको लिया, या हम क्या करते हैं उसका मृत अवशेष ले लेते हैं, या उनका मृत अवशेष ले लेते हैं, या फिर उनका कोई भी ऐसा प्रोटीन या उत्पाद होता है उसको ले लेते हैं, और उसको लेकर के और हम क्या करते हैं शरीर में प्रवेश करवाते हैं। ध्यान दीजिए, हम शरीर में क्या करवाएंगे, इनको प्रवेश करवाएंगे। तो ये मृत है, कोई रोग उत्पन्न नहीं कर पाएगा। इनका आपको ध्यान रखना है, या तो उस जीव की या सूक्ष्म जीव होगा उसकी सूक्ष्म मात्रा या मृत अवशेष ले लेते हैं, या फिर उनका प्रोटीन ले लेते हैं, या उसका कोई भी ऐसा उत्पाद जो प्रतिजन के रूप में कार्य करता है उसकी बहुत कम मात्रा हमने ले ली, और लेने के बाद में शरीर में प्रवेश करवाया। तो शरीर में प्रवेश करवाने पर हमारा प्रतिरक्षा तंत्र क्या होगा, सक्रिय होगा, क्योंकि उनको पता नहीं है कि ये रोगकारी नहीं है, उनको ये पता रोगकारी शरीर में प्रवेश किया है क्योंकि उनका सूक्ष्म अवशेष है, तो प्रतिरक्षा तंत्र क्या होगा, सक्रिय हो जाएगा। ये प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय होने पर एंटीबॉडी का निर्माण होगा, प्रतिरक्षी का निर्माण होगा। तो हमारे शरीर में किसका निर्माण होगा, प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी का निर्माण होगा। अब प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी बनती है, ये एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी होगी, ये हमें सुरक्षा प्रदान करेगी। तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा को हम क्या कहेंगे, सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। तो आप क्या ध्यान दीजिए, जब रोगकारी जीव की सूक्ष्म मात्रा या उनके प्रोटीन या उनके मृत अवशेष शरीर में प्रवेश करवाने पर, या उनके मृत अवशेष शरीर में प्रवेश कराने पर शरीर के द्वारा प्रतिरक्षी का निर्माण करके और उसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की जाती है, तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा को हम क्या कहते हैं, सक्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। क्लियर हो गया। अब दूसरा देखिए निष्क्रिय प्रतिरक्षा, इसमें आप ध्यान दीजिए शरीर से बाहर पहले से बने प्रतिरक्षियों को दिया जाता है, पहले से निर्मित प्रतिरक्षियों का उपयोग किया जाता है, पहले से निर्मित प्रतिरक्षियों का उपयोग किया जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, बनी बनाई एंटीबॉडी होगी, प्रतिरक्षियों का उपयोग किया जाता है। तो ये इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की वैक्सीन है जो हम बनी बनाई है उसको सीधा उपयोग में लेते हैं, तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा होगी, उसे हम क्या कहेंगे, निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। तो शरीर में पहले से निर्मित प्रतिरक्षियों का उपयोग किया जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। ये इनका निर्माण शरीर के भीतर नहीं होता है, जबकि शरीर के बाहर होता है। उस रोग विशेष के लिए हम प्रतिरक्षी शरीर से बाहर डेवलपमेंट करते हैं और तुरंत इसका उपयोग किया जाता है, तो इसे हम निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, इनमें दूसरा अंतर आप ध्यान रख सकते हैं। पहली ये आप ध्यान दीजिए, इनके पार्श्व प्रभाव नहीं होते हैं, पार्श्व प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि पार्श्व प्रभाव या दुष्प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारे शरीर के द्वारा ही एंटीबॉडी के निर्माण को हम क्या कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। कोई बाहर से कोई एंटीबॉडी नहीं दे रहे हैं, केवल हमारे शरीर में ही एंटीबॉडी का निर्माण हो रहा है। तो शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण हो रहा है, परंतु हम क्या कर रहे हैं, इंड्यूस करवा रहे हैं प्रतिरक्षी के निर्माण को शरीर को, तो इनका कोई पार्श्व दुष्प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि हम रोगकारी जो शरीर में प्रवेश करवा रहे हैं वो तो निष्क्रिय है। उनको विभिन्न प्रकार की जो या तो जेनेटिक मॉडिफाइड करेंगे, या उनके प्रोटीन प्राप्त करेंगे, या उनका मृत अवशेष प्राप्त करेंगे, और वो भी इतनी मात्रा लेंगे रोग उत्पन्न नहीं कर सकता, तो इनका कोई दुष्प्रभाव या पार्श्व प्रभाव नहीं होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, इनका कोई पार्श्व प्रभाव नहीं होता है। जबकि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पहले से निर्मित प्रतिरक्षी का उपयोग करते हैं, पहले से निर्मित है, हो सकता है वो प्रतिरक्षी उसके विरुद्ध कार्य करे या ना करे, शरीर के लिए भी हानिकारक हो सकती हैं, तो पहले से निर्मित, इसलिए इनके पार्श्व प्रभाव होते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो इनके पार्श्व प्रभाव होते हैं, तो ये पार्श्व प्रभाव इनके देखे जाते हैं, जबकि यहाँ पर पार्श्व प्रभाव नहीं देखे जाएंगे। यहाँ आप ध्यान दीजिए तीसरा अंतर, तो ये एक बार प्रतिरक्षी बन गई तो लंबे समय तक बनी रहेगी, ये दीर्घकालिक होती हैं। क्या होती हैं, दीर्घकालिक होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है, कम अवधि के लिए होती है, तो ये कम अवधि के लिए होगी, दीर्घकालिक नहीं होगी। अगली बार फिर से रोग होने पर फिर से प्रतिरक्षी बाहर से देनी पड़ेगी, तो ये शरीर में डेवलपमेंट नहीं हो रही है, तो ये कम अवधि के लिए बनी रहेगी, लंबी अवधि तक नहीं बनी रहती हैं, जबकि यह दीर्घकालिक होती है, लंबी अवधि तक बनी रहती हैं। तीसरी विशेषता ध्यान दीजिए, तो आपको ध्यान रखना है, ये प्रतिरक्षा होती है, ये
धीमे गति से कार्य करती हैं, धीमे गति से कार्य करती हैं, यानी इसकी गति क्या होती है, धीमी होती है, धीमे गति से कार्य करती हैं, क्योंकि प्रतिरक्षी डेवलपमेंट होने में समय लगता है शरीर में, तो धीमे गति से कार्य करती हैं। जबकि तीव्र गति से कार्य करती है, वो कौन सी प्रतिरक्षी करती हैं, तो आप ध्यान दीजिए, ये तीव्र गति से कार्य करती है। तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है, वो तीव्र गति से कार्य करती है। ऐसा नहीं है कि आप सांप काट जाए और दौड़ने चले जाएं कि हमारे शरीर में हम इंजेक्शन लगाएंगे फिर प्रतिरक्षी डेवलपमेंट, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये हमें ध्यान रखना है, जब इंसेंट यानी तीव्र गति से हमें जरूरत हो तो इस प्रकार की प्रतिरक्षी उपयोग में ली जाती है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये तीव्र गति से कार्य करती हैं। तो सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में ये हमें डिफरेंस भी अच्छे से ध्यान रखना है। उनके पार्श्व प्रभाव नहीं होते हैं, ये दीर्घकालिक होती हैं और धीमी गति से कार्य करती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। विभिन्न प्रकार की जो आपको ध्यान रखते हैं वैक्सीन्स दी जाती हैं, जैसे टीकाकरण किया जाता है, जैसे कि पोलियो का टीका है, तो पोलियो का टीका में हम क्या कर रहे हैं, पोलियो के टीका में पोलियो के जो वायरस है उसके विरुद्ध क्या करते हैं हम, उसके विरुद्ध हम प्रतिरक्षी डेवलपमेंट शरीर में करते हैं। इसी प्रकार से आप ध्यान दीजिए, पोलियो के हेपेटाइटिस का टीका है तो ये भी इसी प्रकार का होता है। तो इस प्रकार से पोलियो है, हेपेटाइटिस है इत्यादि के जो टीके होते हैं वे टीके कैसे हो जाएंगे, सक्रिय प्रतिरक्षा के उदाहरण होते हैं। निष्क्रिय प्रतिरक्षा के उदाहरण में आप ध्यान दीजिए, आप प्राकृतिक भी देख सकते हैं और कृत्रिम भी इसमें होते हैं। तो ये दोनों प्रकार की आप परिस्थितियां देख सकते हैं। प्राकृतिक में आप ध्यान दीजिए कि हमारी जो माता है उस माता के द्वारा भ्रूण को एक प्रतिरक्षी प्राप्त होती है अपरा को पार करके। जब भ्रूण माता के गर्भ में होता है तो अपरा या प्लेसेंटा को पार के उसको प्रतिरक्षी प्रदान की जाती है। अपरा या प्लेसेंटा को पार करके भ्रूण को जो प्रतिरक्षी दी जाती है वो कौन सी, IgG है। जब भी आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा तो प्रतिरक्षी में IgG प्रतिरक्षी एकमात्र प्रतिरक्षी होती है जो कि प्लेसेंटा को पार करके और भ्रूण तक पहुंच सकती है और भ्रूण को प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। तो ये माता से प्राप्त होने वाली अपरा के माध्यम से जो भ्रूण को प्रतिरक्षी प्राप्त होती है IgG प्रतिरक्षी होती है, और IgG प्रतिरक्षी एकमात्र प्रतिरक्षी है जो अपरा को पार कर सकती है, और ये प्रतिरक्षी माता के द्वारा भ्रूण को प्राप्त होती है, जो कि प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है। दूसरा और ध्यान दीजिए, नवजात शिशु को दुग्ध होता है, उस दुग्ध में माता के द्वारा पिलाया जाता है, उस दुग्ध में IgA प्रतिरक्षी होती है। उसमें कौन सी प्रतिरक्षी होती है, IgA प्रतिरक्षी होती है। तो आप ध्यान दीजिए कि माता के दुग्ध में उपस्थित IgA प्रतिरक्षी एवं माता के द्वारा अपरा को पार करके भ्रूण को दी जाने वाली IgG प्रतिरक्षी होती है। ये दोनों प्रतिरक्षी प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है। इसके अतिरिक्त आप ध्यान दीजिए, कोई डिप्टीरिया है या इस प्रकार से सांप काटने पर अचानक दिए जाने वाले प्रतिरक्षी है, इस प्रकार के प्रतिरक्षी होंगे, वे आपको ध्यान रखना है कौन से प्रतिरक्षी होंगे, कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा के उदाहरण होते हैं। तो ये दोनों प्रकार के उदाहरण आप ध्यान रख सकते हैं, एक तो कृत्रिम और दूसरे प्राकृतिक, ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा के उदाहरण होते हैं। तो ये दोनों अच्छे से आपको ध्यान रखना है। कई बार सवाल सीधा पूछ लिया जाता है कि माता के द्वारा भ्रूण को कौन सी प्रतिरक्षी अपरा के माध्यम से प्रदान की जाती है, तो IgG। माता के दुग्ध में कौन सी प्रतिरक्षी उपस्थित, IgA। इसलिए तो कहते हैं कि नवजात शिशु को कोलेस्ट्रम या जो प्रथम दूध होता है उसको ही पिलाना चाहिए। उसको पिलाने से उसको क्या मिलेगी, IgA प्रतिरक्षी मिलती है, जो कि उसको विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं से और जो विभिन्न प्रकार के रोगजनक कारक होते हैं उनसे सुरक्षा करने में सहायक होती है। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में। और प्रतिरक्षा तंत्र में प्रतिरक्षी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक तो हमें ध्यान रखना है इनेट इम्यूनिटी और दूसरा हमें ध्यान रखना है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और इनेट इम्यूनिटी हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी, आज की क्लास में हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी या उपार्जित प्रतिरक्षा या अर्जित प्रतिरक्षा के बारे में स्टडी कर लिया। ये 2 प्रकार की होगी, एक तो आपको ध्यान रखना है सक्रिय और दूसरी क्या होती है, निष्क्रिय। डिफरेंस ये ध्यान रखना है कि सक्रिय होती है ये हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षी डेवलपमेंट करती है, जबकि निष्क्रिय बाहर से बने बनाए प्रतिरक्षियों का उपयोग किया जाता है। तो बने बनाए उपयोग करेंगे तो उनके पार्श्व प्रभाव होंगे, यह तीव्र गति से कार्य करेगी और दीर्घकालिक तक नहीं होगी, कम अवधि के लिए बनी रहेगी। जबकि ये दीर्घकालिक होती है, धीमी गति से कार्य करती है और आपको ध्यान रखना है इसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। तो ये था प्रतिरक्षा के बारे में। अब विभिन्न प्रकार की प्रतिरक्षी IgG, IgA इत्यादि के बारे में आपको स्टडी करनी है, तो आप जो इसी YouTube चैनल पर 10th क्लास की वीडियो है उसमें वीडियो में आप प्रतिरक्षी वाला जो चैप्टर है उसको खोलिए और उसमें देख लीजिए। उसमें डिटेल से मैंने समझाया है कि प्रतिरक्षी कौन कौन सी होती है, किस प्रकार से होती है, उनके कार्य क्या क्या होते हैं। वैसे आपके सिलेबस में दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम प्रतिरक्षियों के बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। थैंक यू।